गरीब माँ की मजबूरी। ललिता की बेटी अंजना को बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। ललिता अंजना के सर पर पानी की पट्टी रखकर उसके बुखार को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी बेटी का बुखार उतरता नहीं है, जिसके चलते वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बेटी को इतना तेज बुखार है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आ सकूं। ललिता को अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका बेटा राजू बारिश में भीगता हुआ उसके पास आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है, अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। जाओ और दीदी के लिए दवाई लेकर आओ। ललिता तुरंत पैसे लेकर अपनी बेटी की दवाई लेने चली जाती है, जिसके बाद वो दवाई लेकर अपनी बेटी को देती है और उसका बुखार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ललिता अपने बेटे राजू से कहती है, अरे बेटा, आखिर तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तू ये पैसे कहाँ से लेकर आया है? कहीं तूने कोई चोरी तो नहीं की? देख, जो भी है मुझे सच सच बता दे। मैं कुछ भी झूठ नहीं सुनना चाहती। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हो। मैंने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया है। मुझे किराए पर एक आदमी ने रिक्शा दिया था और फिर मैंने उसे चलाया। कुछ लोग मेरे रिक्शे की सवारी करने लगे। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। बस ये पैसे वही है। आपका बेटा कोई गलत काम करके नहीं आया है। ये सुनते ही ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो बचे हुए पैसों से घर का राशन ले आती है। अरे बेटा, आज अगर तुमने समय से पैसे नहीं लाकर दिए होते तो पता नहीं तुम्हारी बहन का क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हें मेरा बेटा बनाकर इस दुनिया में भेजा। तुम्हारे जैसा अच्छा बेटा और अंजना सी प्यारी बेटी बहुत नसीब वालों को मिलती है। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपके बेटा और बेटी दोनों हमेशा आपका साथ देंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखना, हमारी किस्मत चमकेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपनी बेटी अंजना की बात सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। जिसके बाद अब अंजना भी अपने भाई राजू के साथ रिक्शा चलाना शुरू कर देती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन हर रोज उन्हें अलग अलग प्रकार की सवारियां मिला करती थी। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते थे, वहीं कुछ लोग बहुत ही चिड़चिड़े होते थे, जो उन्हें बहुत सी बातें सुनाया करते थे। एक बार उनके रिक्शे में एक औरत और एक आदमी बैठ जाते हैं। अरे बेटा, जरा रिक्शा को जल्दी जल्दी चला लो। और कितना देर लगाओगे? अरे हमें हमारे घर तक पहुंचना है। अरे अंडे से अभी निकले नहीं और देखो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अरे बेशरम, थोड़ा सा पढ़ लो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। पढ़ाई लिखाई करना तो जैसे उनकी नसीब में है ही ना। तुम्हारी माँ आखिर करती क्या है? क्या वो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहती? मालकिन, हमारी माँ हमें पढ़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्या करें, हम इतने गरीब हैं कि हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अरे ज्यादा बस झूठ मत बोल। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग गरीब होने का ड्रामा करते हो और उसके बाद जब हम अमीर लोग तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं तो तुम उन पैसों से अपने शौक और अय्याशियाँ करना शुरू कर देते हो। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते हम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ो, आप अमीर हो, आप हमारी बात को नहीं समझोगी। अंजना और राजू दोनों मनोरमा और कैलाश को उनके घर पहुंचा देते हैं, जिसके बाद अंजना और राजू अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा लेकर अपनी माँ के पास वापस लौट जाते हैं और अपनी माँ को मनोरमा और कैलाश के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद ललिता रोने लगती है और अपनी मजबूरी के चलते अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अब से तुम्हारा रिक्शा मैं चलाया करूंगी और तुम दोनों स्कूल जाकर पढ़ाई करना और पढ़ लिख कर कुछ बन जाना। उस दिन के बाद से ललिता अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। पहले तो शुरू में गांव के कुछ लोग उसे कुछ और समझकर उसके रिक्शे में बैठना पसंद ही नहीं करते हैं, जिसके चलते वो दिन भर केवल 30 से 40 रुपए ही कमा पाती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक औरत के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा देखकर लोग उसके रिक्शे में चढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, तुम एक औरत होकर भी रिक्शा चला रही हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत चैन शक्ति है और हिम्मत भी है। मैं तो तुम्हारे रिक्शा में ही बैठना पसंद करूंगी। आइए मैडम, आइए,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे रिक्शा में बैठोगी। नंदिनी ललिता को अपने रिक्शे में बैठा उसे घर छोड़ाती है, जिसके चलते नंदिनी उसे रिक्शा के किराए के साथ साथ उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे रिक्शा चलाते चलाते ललिता अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते गांव के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। अरे भाई साहब, अरे देखो तो सही, अरे जब से इस औरत ने हमारे गाँव में रिक्शा चलाना शुरू किया है, हमारा तो साला धंधा ही चौपट हो गया बे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन हम तो कर भी का सकते हैं, हम इस औरत का तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। सारी सवारियां अपनी मर्जी से उनके पास जाती है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सारी सवारियां अपनी मर्जी से इस ललिता के रिक्शा में बैठना चाहती है, लेकिन अगर इसका रिक्शा ही नहीं बचेगा तो सवारियां कहाँ बैठेंगी? महेश प्रमोद से ऐसा कहने के बाद आधी रात का इंतजार करने लगता है। आधी रात के समय वो मौका देखते ही बेचारी ललिता के रिक्शा को पूरी तरह खराब कर देता है और उसके रिक्शा को तोड़कर चला जाता है। अब देखता हूँ ये ललिता की बच्ची किस प्रकार हमारी कमाई खत्म करेगी। मैं इसे कमाने ही नहीं दूंगा। अब महेश ऐसा कहकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता अपना रिक्शा देखती है तो हैरान रह जाती है और वो अपने रिक्शे को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब किसने कर दिया? अब मैं कैसे कमाऊंगी और कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? ललिता को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद कुछ दिन वो रिक्शा नहीं चला पाती है और देखते ही देखते उसके घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। कभी उसके घर में राशन नहीं होता है तो कभी उसके बच्चों की स्कूल की फीस ही नहीं जा पाती है। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी सही नहीं चल रहा। जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ बुरा होना लाजमी है। मैं कितनी मेहनत के साथ रिक्शा चला रही थी, लेकिन कुछ लोगों को वो भी रास नहीं आया और मेरा रिक्शा तोड़ दिया। ललिता अपने घर के आंगन में बैठकर अपनी किस्मत को कोस कर रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद वहां से अपना रिक्शा चलाते हुए जा रहा था, जिसके चलते वो ललिता की सारी बातें सुन लेता है और उसे सब समझ आ जाता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। वो तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगता है। देखो भाई लोगों, इस दुनिया में हर इंसान अपनी मेहनत का कमाता है और अपनी मेहनत का ही खाता है। उस बेचारी ललिता की किस्मत में जितना था वो उतना कमा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी किस्मत को ही बदल दिया। अब उसकी जिंदगी में बहुत परेशानी आ गई है। अगर तुम सभी थोड़ा थोड़ा पैसा दे दोगे तो इसका रिक्शा जो है दोबारा से ठीक करवा दूंगा और उसे दे भी दूंगा। अब फिर वो अपने बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ा सकती है। प्रमोद की बात को गांव का कोई भी इंसान नहीं टालता और सभी लोगों से थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो ललिता का रिक्शा ठीक करवा देता है और उसे उसके घर छोड़ाता है। अपना ठीक हुआ रिक्शा देखकर ललिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो पहले की तरह फिर से कमाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को अच्छे से पालने भी लगती है। कुछ समय बाद उसके बच्चे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर और फौजी बन जाते हैं, जिसके चलते अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह। कविता के 2 बेटे रोहन और मोहन थे। कविता बड़े बेटे रोहन की शादी केतकी नाम की एक गरीब लड़की से कर देती है, जो कि बहुत सुलझी हुई थी, सर्वगुण संपन्न थी, पर उसके घर से ज्यादा दहेज न आने के कारण उसे कविता कभी भी खरी खोटी सुना दिया करती थी और एक सास का प्यार कभी उसे नहीं मिला। अगर केतकी की पहली रसोई की बात की जाए तो उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, जिसे खाकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर रोहन और देवर से शगुन का लिफाफा लेते हैं और सास कहती है, ले तेरा शगुन, चांदी की अंगूठी है, आशीर्वाद समझ कर रख। जी माँ जी। वक्त गुजरता है, केतकी घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही जब वो कपड़े धोती है तो सास अपने कपड़े उसे फेंक कर देकर कहती है, ये ले, ये मेरी 2 महंगी साड़ियाँ हैं, इन्हें ध्यान से धोना, समझी? क्योंकि तू तो गरीब घर से आई है, तूने कभी महंगी साड़ी देखी भी नहीं होगी। पता नहीं घर वाले अगर दहेज भी थोड़ा ठीक से दे देते तो क्या हो जाता। बस फ्रिज, बेड, कूलर, बर्तन भांडे के साथ भेज दिया। अरे सोने की चेन होती, महंगी महंगी साड़ियाँ होती, चांदी का सिक्का होता, वो तो मैं दिखाती किसी को। अब ये क्या कोई देखने की चीज है? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? सब पता होने के बाद भी आप ही ने ये रिश्ता करना मंजूर समझा था। आपके खुद के हालात ऐसे नहीं थे कि अच्छे से शादी करवाओ, इसलिए आपने मुझ जैसी बहू को अपनाया। अब आपका बेटा थोड़ा बहुत करने लग गया है तो उसी के लिए बस आप मुझे सुनाए जा रही हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार से आई हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल चुपचाप साड़ी धो और हाँ, इसके बाद तुझे राशन लेकर आना है, 50 किलो गेहूं लेकर, समझी? और उसे साफ भी करना है। जी माँ जी।
ये कहकर केतकी कपड़े धोने लगती है और उन्हें सुखाकर घर के बाकी काम को निपटाती है। फिर राशन लाकर 3 घंटे में गेहूं साफ करती है। इस बीच केतकी उसे बार बार जानबूझकर उठाती है। चलो माँ जी को चाय बना कर दे दिया, थोड़े से बचे हैं, जल्दी से गेहूं साफ कर लेती हूँ। अरे ओ केतकी, जरा इधर तो आ, मुझे 1 गिलास गर्म पानी भी दे दे, दवाई खानी है। माँ जी को ना चैन नहीं है, इतनी बार उठ चुकी हूँ और जानती हूँ वो जानबूझकर ये सब कर रही है। अब तक तो खत्म कर देती मैं सारा काम। तभी केतकी अपनी सास को पानी गर्म करके देती है। उसके बाद गेहूं साफ कर देती है। हवा चलने लगती है तो वो सारे कपड़े उठाकर घर में ले जाती है और अपनी सास की साड़ी उसे देकर कहती है, माँ जी ये साड़ी लीजिए, धो दी मैंने अच्छे से। साफ तो तूने अच्छे से कर दी, पर इसे प्रेस करके तेरा बाप लाएगा। चल प्रेस करके ला इसे। प्रेस भी मेरा बेटा खरीद के लाया, ये भी नहीं कि एक मामूली सी प्रेस भी दहेज में आ जाती। माँ जी आप हर छोटी मोटी बात में मेरे मायके वालों को क्यों ले आती हैं? कभी दहेज तो कभी माता पिता, प्लीज ये सब कहना बंद कीजिए। लगी ना मिर्च, तेरी जबान भी है, तू बोलती भी है। मुझे तो लगता है हमेशा सिर्फ सुनती ही रहती है मुझसे। आई बड़ा मुझसे जबान चलाने वाली। चल जाके काम कर और प्रेस कर इन साड़ियों को आराम से। कविता के हाथ से साड़ी लेकर केतकी उसकी साड़ी को प्रेस करके सास को दे देती है। अगले दिन मोहन कहता है, भाभी मुझे बनाना शेक बनाकर दे दो, मुझे लेट हो रहा है जिम के लिए। अभी देती हूँ देवर जी। अब और कितना जिम जाएगा डोले शोले बनाकर। पंडित जी से तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ। शादी करनी तुझे अगले महीने ही, ताकि 2 बहुएं आकर मेरा घर संभालें। इसलिए जिम्मेदार बनना सीख जा। अरे माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मेरे लिए कोई लड़की मत देखो। मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है और वो आपकी बहू है श्वेता, बहुत अच्छी है, इकलौती है अपने घर की। उसकी कार में घूमता हूँ मैं। प्लीज माँ इस रिश्ते को मना मत करना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे वाह, मेरा बेटा तो मुझ पर ही गया है। अब अमीर लड़की आएगी तो खूब सारा धन दौलत दहेज लाएगी। फिर तो हमारे घर में एसी होगा, माइक्रोवेव होगा और सोफा भी आ जाएगा मुलायम वाला। और मैं सेठानी की तरह अंगूर खाऊंगी। #इमेजिनेशन में। महारानी की तरह लेटे हुए जेवर पहने कविता को छोटी बहू अंगूर खिलाती है तो बड़ी बहू पैर दबाती है, जहाँ 2 और दासियां उसकी हवा करती हैं। अरे दासियों, मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाओ। ये लीजिए सबसे बड़ी हीरे की अंगूठी। तभी मोहन अपनी माँ को हिलाते हुए कहता है, अरे माँ किस सोच में डूब गई आप? होश में आओ, कब से मैं बोल रहा हूँ अपनी बहू की फोटो देख लो। कुछ नहीं, अल्लाह दिखा फोटो। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, देखने में बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही है। चल सही है, रिश्ते की बात करती हूँ मैं तुम दोनों की। कुछ दिनों के ही भीतर कविता श्वेता के माता पिता से मिलकर अपने बेटे और उसका रिश्ता पक्का करती है। फिर 2 दिन बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, जिसमें बहुत मोटा दहेज श्वेता लेकर आती है। गृह प्रवेश करने के बाद इतराते हुए श्वेता कहती है, ओ गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। मोहन, यहाँ एसी भी नहीं है। मेरे दहेज में 3 एसी आए हैं, एक हमारे रूम में, एक हॉल में और एक ड्राइंग रूम में लगवा दो प्लीज। ओके जान, सब हो जाएगा। अरे बहू आओ, जब तक कूलर की हवा खा लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। जी माँ जी। केतकी बहू, जरा बर्फ डालकर शरबत बना दे। जी माँ जी। शरबत बनने के बाद मीठा मीठा बोलकर कविता उससे कहती है, बहू ये लो शरबत पियो, तुम्हें बहुत तरोताजा महसूस होगा। अच्छा, बाहर ट्रक में और क्या क्या रखा है? माँ जी बहुत सामान है, नई वॉशिंग मशीन, बहुत अच्छा वार्डरोब लाई हूँ, रानी हार और नौलखा हार है। समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा दूं, आपको माँ ने भिजवाया है खास आपके लिए। क्या नौलखा हार, खुशामद कर लेती हूँ, इसकी मुझे दे देगी। मेरे घर तो करोड़पति बहू आ गई है। बहू तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरे लिए सब लाऊंगी। आज बहुत थक गई हूँ अपनी शादी में खड़े होकर, पैर दर्द हो रहे हैं थोड़े से, मैं दबा देती हूँ। तभी अपनी बहू को कमरे में ले जाकर उसके पैर दबाने लगती है। ये देखकर केतकी कहती है, मेरे से तो कभी माँ जी ने इतने प्यार से नहीं बोला। पैर दबाना तो बहुत दूर की बात है। शायद ये सब माँ जी पैसों के लिए कर रही हैं। वक्त गुजरता है, सास एसी वाले कमरे में पड़ी रहती है। छोटी बहू जो चाहती वो उसकी पसंद का तुरंत करने लगती थी। विश्वास नहीं होता तो देखो। माँ जी मुझे अंगूर खाने हैं, अपने हाथ से खिलाओगी ना प्यारी बहू को? आप कब से मेरे दहेज में लाए हुए एसी के सामने पड़ी हैं, जरा काम कर दीजिए। हाँ हाँ आजा बहू, केतकी बहू जरा अंगूर लाना फ्रिज में से।
तभी केतकी उसे अंगूर लाती है। फिर कविता श्वेता को झूले पर बिठाकर अपने हाथ से अंगूर खिलाती है, नौकरानी की तरह उसकी सेवा करती है। वाह माँ जी, आप कितनी अच्छी सास है, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। ये लीजिए मेरी तरफ से 5,000 आपको, इसका जो करना है कीजिए। सच बहू, अरे वाह वाह वाह, इनसे तो मैं शॉपिंग करूंगी। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, मैं लेने जा रही हूँ। सब्जी काट दिया है, देवरानी जी खाना बना देंगी दोपहर का। दीदी, मुझे कोई खाना वाना नहीं बनाना, मैं इस घर में नौकरानी का काम करने नहीं आई हूँ। माँ जी प्लीज आप ही कह दीजिए, मैं घर पर कोई काम नहीं करूंगी। हाँ बहू, तू ही कर दे। माँ जी, हमेशा से मैं ही सारा काम करती आई हुई हूँ। आज मुझे जरा सा घर पर काम की वजह से बाहर जाना है तो इतना देवरानी से काम नहीं हो रहा। आप इनसे कोई भी काम क्यों नहीं करवाती हैं? और आपको ये नजर क्यों नहीं आता कि आप उनके पैसों की वजह से सामने इनके कितना झुक गई हैं? मेरे से तो आप हमेशा ऊंची आवाज में ही बात करती थी, कभी मुझे प्यार भी नहीं किया, जबकि मैंने इस घर को संभाला है। देवरानी जी ने कुछ नहीं किया। तेरी यही हिम्मत की तू मुझसे जुबान लड़ाए। कविता ऐसा कहकर केतकी को थप्पड़ मारने वाली थी कि मोहन आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ, आप भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हो, जो कि मैं हमेशा से देखता आया हूँ। लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगा। मैंने अक्सर देखा है कि श्वेता कुछ नहीं करती और आप लालच के कारण उसके सामने हमेशा झुक जाती हो, यहाँ तक कि उसके पैर भी दबाने लग गई। कभी झूठे को अपने भाभी से पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए, कोई परेशानी है? नहीं ना, फिर इतना फर्क क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि भाभी गरीब घर से हैं और श्वेता अमीर घर से। श्वेता, मैं तुम्हें यहाँ बहू बनाकर लाया था, क्या तुमने बहू का फर्ज निभाया? वो तो छोड़ो, मेरे लिए कभी खाना बनाया? मोहन की बात सुनकर कविता और श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों केतकी से माफी मांगते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, पैसों की पट्टी मेरी आंखों पर चढ़ गई थी, लेकिन अब से मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। गले लग जा। तभी श्वेता कविता दोनों केतकी के गले लग जाती हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।